आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। सुमित्रा देवी अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसे अपने घर के अंदर ले आती हैं। जहां अंदर आते ही उनकी छोटी बहू ज्योति उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देखकर सुमित्रा देवी ज्योति से बोलती हैं, क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतने गौर से क्या देख रही हो? माँ जी, मैं इस कमरे को देख रही हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। मुझे बताइए मेरा कमरा कौन सा है? मैं शादी के रीति रिवाजों में बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी कोमल का कमरा है। अब तुम दोनों को इसी कमरे में रहना है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है और भला एक ही कमरे में हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे रहेंगी? बहू, तुम तो हमारी गरीबी के बारे में जानती ही हो। हमारे पास कुल मिलाकर यही एक कमरा है, इसलिए तुम दोनों को इसी में गुजारा करना होगा। मैं तो खुद ही रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। ये सुनकर ज्योति मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी उसके लिए पानी लाती है और उससे कहती है, ये लो ज्योति, तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, और कुछ चाहिए होगा तो मुझसे बताना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। अचानक रात को ज्योति की नींद खुलती है। ओह, ये कमरे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरे में बिल्ली पोटी करके चली गई है। वह कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी थोड़ी देर में वह देखती है कि उसकी जेठानी बहुत जोर से गैस छोड़ती है। हे भगवान, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। लगता है इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे, तभी तो मेरा जीना मुश्किल कर रही हैं। मैंने अपनी शादी और सुहागरात को लेकर कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन वो सारे तो धरे के धरे रह गए। तभी उसकी जेठानी की आंख खुलती है और वो उससे कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम अभी तक सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो, भला इसमें नींद किसे आएगी? और ऊपर से ये मच्छर, ये कानों में गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे देवरानी जी, तुम तो जानती ही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसी हालत में गैस बनना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, हमें सुबह जल्दी उठना है। अपनी किस्मत को कोसते हुए ज्योति सो जाती है। अगली सुबह ज्योति की मुंह दिखाई की रस्म थी। ज्योति की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। ये वाह सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बहू, जैसे हमें बड़ी बहू ने खुशखबरी सुनाई है, जल्दी से तुम भी हमें उसी तरह खुशखबरी सुना दो। क्या खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले ही दिन से हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, और ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो इस घर में कोई चीज ही नहीं है। मैं भी कहाँ फंस गई। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोमल अपने घर वालों से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी फोन पर अपने घर वालों से बात कर रही थी। एक ही कमरे में होने के कारण दोनों की बात ठीक से हो नहीं पा रही थी। उफ, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पे भी ढंग से बात नहीं कर सकते। देवरानी जी, इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर बाहर आंगन में बात कर लो। मैं क्यों जाऊं बाहर धूप में? आपको जाना है तो आप जाओ। ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर कोमल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है।
और जब वो वापस आती है तब देखती है कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने तो सारा सामान बिखरा दिया है और ऊपर से गीली तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिए। जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, ये कमरा मेरा भी है और मेरे कमरे में मुझे कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर कोमल समझ जाती है कि ज्योति के मुंह लगना बेकार है, इसलिए वो ज्योति से कुछ नहीं कहती। वह गर्भावस्था में होने के बाद भी सारे कमरे की अकेले ही सफाई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और कोमल की डिलीवरी का समय पास आ जाता है, इसीलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती हैं, जिसके लिए कोमल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर ज्योति उससे कहती है, अरे जेठानी जी, आपका 16 श्रृंगार हो गया हो तो ज़रा हटिए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो मुझे तो अच्छे से तैयार हो जाने दो, फिर तुम बाद में तैयार हो जाना। ओहो, क्या मुसीबत है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से सब चीज़ एक ही है, कमरा एक, बाथरूम एक, यहाँ तक कि शीशा भी एक ही है। न जाने मुझे और किन किन चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ, पहले मैं कितनी आराम से रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मेरा जीना हराम हो गया है। पूरे घर में गंदगी फैली रहती है, रहती तो तुम भी उसी घर में हो, लेकिन सफाई करने का नाम नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, ये सिर्फ आप ही का कमरा है, आप जैसे चाहेंगी वैसे रहेंगी और मैं नहीं। बातों ही बात में देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें कोमल को गलती से धक्का लग जाता है और वह पेट के भर गिरने ही वाली थी, तभी उसका पति आकर उसे बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। आज अगर सही समय पे मेरा बेटा नहीं आता तो इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने की वजह से तुम दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों हाथापाई पे उतर आओ। तुम दोनों को इतना तो सोचना चाहिए था कि अभी हम लोग गरीब हैं, लेकिन मेरे दोनों बेटे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम जल्द ही बड़ा कमरा ले लेंगे। हाँ माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, ज्योति बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप दोनों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशानी बस कुछ ही दिनों की है। हमने ज़मीन खरीद लिया है और बहुत ही जल्द हम उसमें 2 कमरे बनवाने वाले हैं। हमने सोचा था कि हम आप तीनों को सरप्राइज देंगे, लेकिन उससे पहले ही इतना सब कुछ हो गया, इसीलिए हमें बताना पड़ा। ये बात सुनकर वह तीनों सास बहू काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों देवरानी जेठानी काफ़ी बदल गई थी। अब उन दोनों के बीच एक कमरे को लेकर कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। कुछ ही दिनों में उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो दोनों अलग अलग कमरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।